नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज हम वर्क कुंडली आरंभ करने जा रहे हैं। और वर्क कुंडली जो है वो ज़्यादातर षोडश वर्क कुंडली जो है, यानी कि 16 जो वर्क कुंडलियाँ हैं उनका हम जिक्र करेंगे। वैसे 4 कुंडली और बाद में और ईजाद कर दी गई हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है 16 का ही जिक्र करेंगे। और 16 में भी सबका जो है वो हम यहाँ गणित नहीं करेंगे, सिर्फ एक नवमांश कुंडली जो है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो उसका हम यहाँ जिक्र करेंगे और उससे संबंधित एक कुंडली भी हम आपको बना के दिखाएंगे। और उसी के अनुसार अगर आपको वो कुंडली बनानी आ जाती है तो बाकी वर्ग कुंडली बनानी उसी के अनुसार बड़ी आसान हो जाएंगी। तो ये हमारे सामने वर्ग कुंडलियाँ हैं। तो इसमें पहले मैं वर्ग कुंडलियों के जो है नाम बता रहा हूँ आपको। तो जैसे सबसे पहले तो हमारी लगन कुंडली होती है, क्योंकि उनमें शामिल है भैया। ये हमने 16 बना रखे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली लगन कुंडली होती है, तो इसमें हम डिग्रीज के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जो वर्ग होने हैं वो इसी के होने हैं। इन डिग्रीज के 30 डिग्री के वर्ग बनने हैं कि 30 डिग्री के जो है वो टुकड़े कितने बनाने हैं हमने। और इसमें इससे पहले थोड़ा एक बात और आपको समझा दूं कि भाई वर्ग कुंडली का मतलब क्या है। कि जैसे हमारी महादशा थी, तो महादशा एक स्थूल हिसाब किताब था। उसके बाद जो है और अंतरदशा आई, प्रत्यंतर दशा आई, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तो वो और ज्यादा सूक्ष्म जो है वो होता चला गया। उसी प्रकार से कुंडलियों में भी है कि जैसे लगन कुंडली है, ये स्थूल हिसाब किताब है। जैसे किसी ने पूछा मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और किस क्षेत्र में मिलेगी और कब मिलेगी, तो उसके लिए हमें उसकी जो दशमांश कुंडली है, यानी इन सब के मैं बताऊंगा यहाँ पर कि कौन सी कुंडली क्या काम आती है। तो लगन कुंडली तो देखनी पड़ेगी, उसमें भी ये देखना भी जरूरी है कि उसका 10वां जो भाव है वो कैसा है। और साथ साथ में अगर दशमांश कुंडली भी देख ली जाए तो उसका निर्णय बिल्कुल आसान हो जाता है। उसमें बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है कि हाँ भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और किस क्षेत्र में उसको नौकरी मिलेगी। तो ये जो वर्ग कुंडली है हमारी, उनका ये आधार है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि भाई जैसे एक ग्रह है, जैसे एक कमरा समझ लेते हैं, जैसे ये बोर्ड ही समझ लो आप कि ये एक हमारा भाव है। अब इसमें ग्रह जैसे यहां से प्रवेश करेगा और यहां से निकल जाएगा, अगली राशि में निकल जाएगा। अब मान लिया वो ग्रह यहीं पर है और एक स्थिति में वो यहां पर है, एक स्थिति में वो यहां पर है, एक स्थिति में यहां पर है, एक में यहां पर है, तो क्या वो बराबर असर करेगा? बराबर असर नहीं करेगा। वो यहां तो वो आया ही आया, उसको पता नहीं इस घर में क्या है, क्या चल रहा है, पहले वो आकलन करेगा यहां। तो इसीलिए समय लेता है ग्रह अपना असर दिखाने में। यहां आ जाएगा तो और थोड़ा इसको पता लग जाएगा, और जो इस घर में कोई और ग्रह है या नहीं है, या कोई और यहां से निकल के गया, वो इस घर में क्या छोड़ के गया है, क्या अफरा तफरी मचा के गया है, या इसको और समृद्ध करके गया है। तो वो सारी चीजें जो है हमने यहाँ इसकी डिग्रीज के हिसाब से देखनी है। और डिग्रीज के हिसाब से देखने का मतलब है वर्ग कुंडलियां, कि वो वास्तविक स्थिति जो है उस ग्रह की, ठीक है उस भाव में तो है, लेकिन वो वास्तव में इस भाव में किस पोजीशन में है, वो कितना मजबूत है, वो घर के बीच में खड़ा है या घर के शुरू में खड़ा है या जाने को तैयार है। तो ये चीजें हमें, ये जो वर्ग कुंडलियां हैं वो निर्धारित करती हैं, वो बताती हैं कि भाई किसी व्यक्ति का कौन सा क्षेत्र कितना मजबूत है और कौन सा ग्रह कितना मजबूत या कमजोर है। तो ये मैं फिर आ रहा हूं यहाँ पर ही, लगन कुंडली इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत आपको है नहीं। उसके बाद आती है होरा कुंडली, यानी एक जो भाव है हमारा 30 डिग्री का, उसके 2 टुकड़े, यानी उसको 2 टुकड़ों में बांट दो तो कुल कुंडली 24 होगी। यानी एक घर के 2 टुकड़े तो 12 दूनी 24 कुंडली। ऐसे कुंडली जो है वो और जो है वो टुकड़ों में बढ़ती चली जाएंगी और सटीकता आती जाएगी। कि इसका मतलब है कि जैसे ये आधा हो गया भाई, वो जो ग्रह वो इसमें है या इसमें है, इसी के हमने 2 टुकड़े कर दिए कि भाई वो इस हिस्से में है या इस हिस्से में है। अब इसी तरह जैसे आगे भाई दृश्य कोण, तो ये 10-10 डिग्री का है, तो 10-10 डिग्री मतलब 3 हिस्से हो गए उसके। उसके बाद है ये चतुर्थांश, नाम से पता लग रहा है भाई ये 4 हिस्से करने हमने। फिर है सप्तमांश, पंचमांश या षष्ठांश नहीं है भाई, वो बाद में जिक्र करूंगा मैं। सप्तमांश 4 डिग्री और 17 मिनट और 8 सही 4/7 है, मैंने 8 ही लिखा है। ये इतने जो है ये वो मिनट कह सकते हो, या जो अंश के जो हिस्से हैं वो कह सकते हो। फिर है नवमांश 3:20, दशमांश 3 डिग्री
क्योंकि सीधा ही 30 को 10 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। द्वादशांश 2 30, षोडशांश 1 52 30, विंशांश 1 30, चतुर्विंशांश 1 15, सप्तविंशांश 1 6 40, त्रिशांश 1, ख्वेदांश 45, अक्षवेदांश 40 और षष्ट्यांश 30। ये 30 क्या है, ये मिनट है। यानी यहाँ पर ये जैसे 3 डिग्री 20 मिनट थी तो डिग्रियां भी थी साथ में, यहाँ लास्ट में आके तो ये यहाँ डिग्री भी नहीं है, मिनट है। तो कितने सूक्ष्म हिस्से बढ़ने हैं। और इसको मोटे तौर पर इनके नाम छोड़ के अगर हम सीधा कहें तो ये एक हिस्सा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है सप्तमांश है, ये 9 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 24 है, ये 27 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 45 और ये 60। ये हिस्से हैं हमारे। यानी जैसे ये आखिरी वाला तो एक भाव के भी 60 हिस्से, 720 हिस्से बनेंगे पूरी कुंडली के। यानी इतना ज्यादा सूक्ष्म हिसाब किताब जो है वहां तक हम जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। आजकल तो दिक्कत नहीं है, समय जो है सटीक ही मिलते हैं, आजकल तो सेकंडों में भी नोट कर लेते हैं। तो इसमें जैसे जैसे कुंडलियां नीचे जाती जाएंगी सेकंडों का भी फर्क पड़ेगा, 10-12 सेकंड का भी जो है वो फर्क पड़ने लग जाएगा आखिरी माह के। तो अब इसमें ये कुंडलियां किस किस चीज में काम आती है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये तो हमारी जो है समझो लगन है, तो जैसे पहले हम कह चुके। बाकी ये देह शरीर के बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में फैसला इससे किया जाता है। होरा कुंडली संपत्ति व्यक्ति के पास कितनी होगी। द्रेषकांड यानी तीसरा जो भाव हमारा भाइयों का और पराक्रम का। चतुर्थांश स्थायी संपत्ति यानी चौथा भाव हमारा उससे संबंधित है भाई ये। तो उसमें और सूक्ष्म चौथा भाव, वैसे तो हम लगन कुंडली से भी समझ सकते हैं, लेकिन चतुर्थांश एग्जैक्ट बता देगा किस तरह की संपत्ति होगी, कितनी होगी। तो उसमें और ज्यादा सूक्ष्म विवेचना जो है वो कर सकता है। सप्तमांश संतान से संबंधित, संतान के बारे में जानना, कितनी होंगी, लड़के लड़की कितने होंगे, वो कहाँ तक तरक्की करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और सूक्ष्म जानना है तो ये बताएगी। फिर है नवमांश, तो नवमांश जीवन साथी के लिए, हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसके बारे में बताता है। दसमांश व्यवसाय यानी हम क्या काम करेंगे, नौकरी करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, वो सारा ये बताएगा। द्वादशांश ये माता पिता के बारे में बताता है भाई। षोडशांश वाहन आदि, वाहन में, वाहन तो वैसे तो चौथा खाना भी बता रहा था भाई, चौथा भाव भी बता रहा था, लेकिन यहाँ बिल्कुल सटीक था उस चीज की। फिर है विंशांश, ये है हमारे अध्यात्म के बारे में। ये जो है विंशांश है यानी D20 बोलते हैं इसको, 20वां हिस्सा है ये। तो ये हम अध्यात्म में कितना जाएंगे, हमारी उपासना पद्धति कैसी होगी, हमारी जो है इसमें जो उपासना में पूजा पाठ में रुचि होगी कि नहीं होगी। फिर ये चतुर्विंशांश, तो ये है विद्या के बारे में। तो विद्या के बारे में वैसे तो भाई और भी हमारे पास ये 5वां भाव भी है वैसे, लेकिन यहाँ जो गहराई से देखना है वो ये बताएगा। ये चतुर्विंशांश यानी D24 जिसको हम बोलते हैं, D24। ये है D27 या D27, ये बल। तो यहाँ बल का मतलब है कि हमारी जो शारीरिक और मानसिक दोनों जो है शक्तियाँ कितनी है, इम्यूनिटी भी कह सकते हो इसको, यानी बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता और बाकी चिंताओं से लड़ने की मानसिक क्षमता। त्रिशांश ये सारा रोगों के बारे में, जैसे D6 होता है तो उस हिसाब से ये कि भाई हमें रोग कौन कौन से आएंगे, कितने परेशान करेंगे, वो सारा इससे होगा। ख्वेदांश ये तीनों जो लास्ट की हैं, आखिरी है, तो ये लगभग पूरी जिंदगी के बारे में इनसे हम देखते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, विशेष चीज़ नहीं है, इनके बारे में पूरा ही आकलन हम करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कि भाई ये किस किस काम हमारे आएंगे। अब इसमें 4 और इजाद की गई है, यानी 20 बना दी है ये। तो एक बीच में जैसे यहाँ पर ये था, तो ये पंचमांश की भी अब जो है वो खोज होगी है। उसके बाद ये सप्तमांश के बाद अष्टमांश, इसकी भी खोज होगी है भाई। नवमांश के बाद दशमांश, यहाँ द्वादशांश था सीधा, तो एकादशांश की भी खोज होगी है। तो ये बाकी जो बीच में बची हुई थी कुंडली वो सारी जो है वो खोज होगी है। तो कुल मिला के जो ये कुंडली 20 बना दी गई है। अब ये बनेंगी कैसे, तो एक उदाहरण हम नवमांश का ले रहे हैं कि भाई नवमांश ये हमारा 3-20 यानी एक जो हिस्सा है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होगा और 9 टुकड़े करने। यहाँ इनका मतलब क्या है भाई, यहाँ जैसे 2 टुकड़े करने, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ 24, यहाँ 27, यहाँ 30
और ये 40, 45 और 60। तो ये इतनी लाइनें बनेंगी, जैसे षष्ठ्यांश बनेंगी तो ये 60 लाइनें आएंगी। ये जो अक्षवेदांश बनेंगी तो 45 लाइनें यहाँ पर आएंगी। वो गिनती चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, फिर दोबारा। तो ऐसे ये बनेंगी। और ये डिग्री हमने ये लिखनी है, जैसे यहाँ नवमांश में हमने लिख दी है। तो ये हमारी राशियाँ भाई, मेष वृष मिथुन, ये सारी राशियाँ हमारी। और पहला हिस्सा 3-20 का, यानी 0 से 3-20 तक। फिर यह 3-20 के बाद, यानी 3-20 के बाद 3-20 वाला इसमें शामिल होगा। 3-20 से और 6-40 तक ये, फिर 6-40 के बाद ये 10 तक, फिर 13-20 तक, 16-40 तक, 20 तक, 23-20, 26-40 और पूरा 30। और इसका नियम क्या है फिर? सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे हम, आखिर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस डिग्री के लिहाज से लगन और ग्रह वो कौन सी राशि में पड़ते हैं, राशियां में हमारी, तो वो असलियत में उनकी वो स्थिति है, उन ग्रहों की जो लगन कुंडली में बैठे हैं वो स्थूल स्थिति है। लेकिन ये जो राशियां हैं उनकी, वो अब जो आएंगी यहाँ पर, वो उनकी वास्तविक स्थिति है। कई बार लगन में उसका ग्रह बैठा होता है, फल वो दे नहीं रहा, परिणाम दे नहीं रहा, तो पता लगता है कि नवमांश कुंडली वो नीच का बैठ गया। यानी ये कुंडली हमें बताएगी, वैवाहिक जीवन के बारे में तो बताएगी ही बताएगी, साथ में ये भी बताएगी कि कौन सा ग्रह जो है वो कितना मजबूत स्थिति में बैठा है। अब जैसे हमने ये कुंडली ली है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो उनका जो जन्म था 23 जनवरी 1897, दोपहर को 12:15 कटक उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। तो उनके ये हैं भाई ग्रह, लगन है 00-26-57, यानी 0 राशि पार की है, और 26 डिग्री 57 मिनट। सूर्य 9-11-10, चंद्र 5-7-35, मंगल 1-19-26, बुध 9-9-36, गुरु 4-16-30, शुक्र 10-26-20, शनि 7-6-39, राहु 9-23-32 और ये 3-23-32। अब ये है हमारी जो लगन स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट। अब इससे बनाएंगे हम नवमांश कुंडली। इससे हमने, अच्छा ये इनकी यहाँ कुंडली ये बनेगी नवमांश हमारी। यहाँ तो हमने कुंडली बना रखी है भाई, जो ये ग्रह स्पष्ट की इसकी ये कुंडली बना दी हमने। जैसे ये लगन 0 है तो ये 0 मतलब यानी 12वां लगन, यानी मीन राशि पार कर चुका है, तो मेष लगन आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हम लगन कुंडली बना रहे हैं। यहाँ बनेगी नवमांश हमारी। सूर्य ये 9 राशि पार कर चुका है तो 10वीं राशि में है, तो ये 10वीं में सूर्य आ गया। चंद्र 5 राशि पार कर चुका तो 6ठी राशि में, तो यहाँ आ गया भाई। मंगल 1 राशि पार कर चुका तो 2 में, तो ये 2 में आ गया। बुध 9 पार कर चुका तो यहाँ आ गया। गुरु 4 पार कर चुका तो 5 में आ गया। शुक्र 10 पार कर चुका तो 11 में आ गया। शनि 7 पार कर चुका तो 8 में आ गया भाई। राहु 9 पार कर चुका तो 10 में, और केतु 3 पार कर चुका तो 4। तो ये हमारी लगन कुंडली बन गई। अब हम इसकी सहायता से और इससे नवमांश कुंडली बनाएंगे। अब क्या देखना है हमने, जैसे लगन है 0-26-57, तो कौन सी में है? मेष में। अब इसको भी देखते रहना है हमने कि मेष यानी यहां देखना है हमने। और इसमें कितना? 26-57, तो देखो 26-57 की इसमें पड़ेगा ये, तो ये 26-40 तक तो ये है, तो 26-40 से 30 तक ये, तो ये हमारा लगन आ गया, यानी 9 नंबर। तो ये आ गया 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी नवमांश कुंडली का लगन आ गया भाई। अब ग्रह देखेंगे हम। सूर्य जो है वो है मकर में। मकर में कितना है? 11-10, तो ये मकर है भाई। तो इसमें 11-10 कहाँ आएगा? इस 10 के और 13 के बीच में, तो ये आएगा 1 में। ये 10 के बाद है और 13-20 से पहले है, तो ये आ जाएगा 1 में। तो यहां देखो सूर्य भाई 1 में। उसके बाद चंद्रमा, तो चंद्रमा कहाँ है? कन्या में। तो 6 में देखो भाई कितने डिग्री है? 7-35, तो ये है कन्या में 7-35, तो ये 6-40 से 10 के बीच में, तो ये आ जाएगा 12, तो ये 12 में चंद्रमा। उसके बाद मंगल, तो ये मंगल है हमारा वृष में, और 19-26, तो ये वृष है 19-26,
तो ये 16, 40 से 20 के बीच में है, तो ये वृष है, तो ये 3, तो ये 3 में मंगल आ गया। उसके बाद बुध, तो ये मकर में है भाई 9, 36, तो ये मकर और 9, 36 यहाँ पर है, ये 10 तक है भाई, ये 6, 40 से 10 के बीच में है ये, तो ये 12 में, तो 12 में हमारा बुध आ गया। उसके बाद गुरु, गुरु सिंह में है 16, 30, तो ये सिंह है और 16, 30, ये 16, 40 तक यहाँ है भाई, तो 5 में, तो 5 में गुरु आ गया। उसके बाद शुक्र, शुक्र है कुंभ में और कितना 26, 20, तो ये कुंभ है 26, 20, देखो भाई ये 26, 40 तक यहाँ है भाई, तो 2 में, तो ये 2 में शुक्र आ गया। उसके बाद शनि, वृश्चिक में 6, 39, तो ये वृश्चिक है और 6, 39 यहाँ भाई, ये 6, 40 तक है, तो ये 5 में शनि, 5 में शनि आ गया भाई। उसके बाद राहु, राहु मकर में 23, 32, तो ये मकर है और इसमें 23, 32, तो ये 20 के बाद और 23, अच्छा 23, 20 के बाद है भैया, तो ये यहाँ 5 में, तो 23, 20 से 26, 40 के बीच में आएगा ये, तो ये 5 में हमारा राहु हो गया। और इसी तरह इसको निकाल सकते हो या सामने रख सकते हो केतु को, निकालना चाहो तो इसको भी भाई, कर्क में 23, 32, तो ये कर्क में 23, 32 यहाँ 11 में, तो ये 11 में। तो ये है हमारा तरीका जो लगन कुंडली है उसको नवमांश कुंडली बनाने का। और बाकी भी जो वर्ग कुंडलियां हैं सारी की सारी वो इसी तरीके से बनेंगे, उनका चार्ट बना लो और उसके बाद इतने इतने हिस्से के चार्ट बनाने हैं ये। जैसे ये हमारा 3, 20 था, तो 3, 20 के टुकड़े जोड़ते जाओ, 3, 20 के टुकड़े आगे जोड़ते जाओ। तो इसी तरह से मान लिया ये 3 है, तो ये आएगा 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे 3 जोड़ते जाओगे 10 लाइनें आएंगी इसमें। तो जितनी है उतनी लाइनें आनी चाहिए। अब इसमें एक बात और बताने की है कि इसमें 2 मत हैं भाई, इसलिए ज़्यादा जो लोग जो हैं वो वर्ग कुंडलियों में जाते नहीं हैं, तो इसमें विवाद बहुत है। कुछ कुंडलियां जो है उनमें मतभेद है कि एक तो आर्ष मत है, ऋषियों का मत, आर्ष मत कहलाता है ऋषियों का मत, और एक है यवन मत, यानी पश्चिमी देशों का प्रभाव उसमें आ गया है। तो हमारी कई कुंडलियां ऐसी हैं जो हमारे आर्ष मत पर निर्धारित या उसमें बेस्ड नहीं है, वो जो हमारा, और बल्कि जो प्रचलित है वो, जैसे दृष्कांड कुंडली है वो 1, 5, 9 से चलाते हैं हम, जबकि वो आर्ष मत नहीं है, वो यवन मत है। इसी प्रकार जो दशमांश कुंडली है हमारी वो भी आजकल जो प्रचलित है वो यवन मत प्रचलित है, आर्ष मत प्रचलित नहीं है। तो इस प्रकार से एक त्रिशांश कुंडली है भाई, ये कुंडली तो बिल्कुल ही कुछ अजीब तरीके से बनती है, जो समझ में ही नहीं आता कि क्या सोच के बनाई गई है, तो वो भी यवन मत है, आर्ष मत नहीं है। तो कई कुंडलियों में मतभेद हैं, अगर भाई ये जो है प्रभावित है किसी और देश से प्रभावित है, हमारे वैदिक जो है प्रभाव उसमें नहीं है। तो बल्कि काशी विद्यापीठ जो है, काशी विश्वविद्यालय में इन चीज़ों पर खोज चलती रहती है, तो उन्होंने बल्कि जो हमारा ये किताब अगर आप पढ़ें सर्वार्थ चिंतामणि, तो उसमें ये उल्लेख किया है कि भी किस प्रकार से जो है ये जो यवन मत की कुंडलियाँ हमारे इसमें प्रवेश कर गई हैं। तो आज के लिए भाई ये बस नवमांश, और उसके बाद वर्ग कुंडलियाँ जो है हम और नहीं करेंगे। अगर आप कमेंट में कहोगे कि भाई और कुंडली में हम बना के दिखाएं तो ठीक है, नहीं हम इससे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।